हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी सीटेट की मैथ्स पेडागोजी की जो यहाँ पर सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में जो हम आपको जो है पामिला ली बैक थ्योरी पढ़ाएंगे, टेसिलेशंस पढ़ाएंगे, सीमेट्री, पैटर्न और शेप्स की सभी नॉलेज जो हम एक्सप्लेसिव मतलब कि विस्तार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल आपको पेपर की चिंता नहीं करनी, मैथ्स पेडागोजी की आपकी यहाँ से सारी पेडागोजी कंप्लीट हो जाने वाली है, तो आप डेली की क्लास लेते रहिएगा। तो चलिए फटाफट से हम टॉपिकों को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आती है सबसे पहले पामिला ली बैक थ्योरी। पामिला ली बैक थ्योरी की जो एक पामिला नाम की जो साइंटिस्ट थी, उन्होंने यहाँ पर इस थ्योरी को दी थी। इन्होंने क्या किया कि 1/2, 1/3 और 1/4 जो भिन्न वाले कॉन्सेप्ट हैं वो वाले क्वेश्चंस भी इन थ्योरी के थ्रू बताए गए थे। और इसके बाद में जो पामिला ली थ्योरी ने जो एक ELPS थ्योरी भी दी थी। इस ELPS थ्योरी को जो है पामिला ली ने दिया था। इस ELPS थ्योरी का भी एक पूरा नाम होता है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ELPS में जो ई का मतलब होता है वो होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव की बात यहाँ पर की गई है। L मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा की बात की गई है यहाँ पर। और तीसरा है पिक्चर, मतलब कि किसी भी विषय के बीच बारे में चित्र को दिखाना। और चौथा है यहाँ पर सिंबल, मतलब कि उसका प्रतीक को, उसके बारे में प्रतीक के बारे में बताएंगे। मतलब कि इसका मतलब क्या है, एक्सपीरियंस मतलब कि पहले बच्चे को जो है कोई भी मूर्त चीज़ दिखाएंगे। जैसे कि मुझे पानी के लिए कोई वस्तु देंगे तो मुझे साथ में पानी बताएंगे कि यहाँ पर ये वाटर है, तो मुझे साथ में पानी दिखाएंगे। या फिर कोई भी जैसे पेन की बात करेंगे तो मुझे साथ में पेन देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, मतलब कि उसे मूर्त चीज़ देंगे। सबसे पहले मूर्त चीज़ उस बच्चे को दिखाएंगे, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे। भाषा मतलब लैंग्वेज का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में बताना। जैसे पेन लिया आपने, पहले पेन को आपने उसको दिखा दिया मूर्त चीज़ के रूप में, और उसके बाद में उस पेन के बारे में बताएंगे कि इस पेन का क्या काम आता है, कि ये पेन लिखने के काम आता है, इसका कलर कैसा है, जो कुछ भी दिखाएंगे। उसके बाद उसकी पिक्चर, फिर उसको दिखाएंगे, फिर उसको चित्र और जो है पिक्चर और भाषा को जो कनेक्टेड करेंगे, उसके आपस में रिलेशन करेंगे, और उसके बाद में अंत में उसका प्रतीक बताएंगे। तो हमने जैसे प्रतीक, किसी भी चीज़ के बारे में उसके प्रतीक के बारे में बताएंगे। मूर्त चीज़ ले लीजिए, जैसे जोड़ के बारे में बताना है, फिर उसको जोड़ के बारे में बताना है कि किस तरीके से हम जोड़ करने वाले हैं। फिर उस चित्र के थ्रू दिखाएंगे कि हम इस तरीके से एक जोड़ करेंगे, और उसके बाद जोड़ के प्रतीक को दिखाना है। तो यहाँ पर ये ELPS थ्योरी है। ई का मतलब एक्सपीरियंस, L मतलब लैंग्वेज, P मतलब पिक्चर और S फॉर सिंबल होता है। तो यहाँ पर यह पामिला ली बैक थ्योरी ने जो है एक्सपीरियंस ले दी थी। और पामिला ली बैक थ्योरी ने एक और चीज़ बताई थी, वो ये बताई थी कि लैंग्वेज भाषा, लैंग्वेज एंड मैथ्स को अफेक्टिव मतलब कि प्रभावशाली बनाने के लिए ही कौन सी थ्योरी दी गई थी, ELPS थ्योरी। जो भी मैंने पढ़ाई, ELPS थ्योरी जो है मैथ्स और लैंग्वेज को प्रभावशाली बनाने के लिए ELPS थ्योरी दी गई। आप बिल्कुल नोट कर लेना, ये सारी चीज़ें मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखवा रहा हूँ मैं। यही चीज़ आपके पेपर में आने वाली, यहाँ से आपका पेपर बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा सीटेट का। चलिए, ये हो गई हमारी पामिला ली बैक थ्योरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमेट्री। सीमेट्री क्या होती है? देखिए, सीमेट्री होती है जो किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, अगर हम इसको यहाँ से काट कर देंगे तो ये दो भागों में बट जाती है। इसी प्रकार रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल को अगर यहाँ से हम दो भागों में बांट दें तो ये काट कर दें तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। मतलब कि जो किसी भी वस्तु को एक समान बराबर भागों में बांट दे, सीमेट्री का मतलब होता है जो किसी भी वस्तु को एक समान दो बराबर भागों में बांटती है, उसे ही हम सीमेट्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सर्किल है, तो यहाँ पर सर्किल को यहाँ से 20 से इस तरीके से काटा हुआ है। तो सर्किल को जब इस तरीके से काट दिया गया है तो यहाँ पर ये दो बराबर भागों में बट गया। इसी प्रकार यहाँ पर पेंटा शेप है, पेंटा साइक्लोन है, इसकी अगर हम यहाँ से काट दे तो ये दो भागों में बट गया। ट्राइंगल को दो भागों में बांट दिया, इसी प्रकार यहाँ पर रेक्टेंगल को, और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हार्ट शेप और जो है रेक्टेंगल को भी दो भागों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इन दोनों भागों में बांटने को ही हम जो क्या कहेंगे, मतलब कि किसी भी वस्तु को एक समान दो बराबर भागों में जो बांटेगी उसे ही हम सीमेट्री कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया एक बार, एकदम शानदार तरीके से। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है सीटेट के पेपर की, मैथ्स पेडागोजी की। अभी तक मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बस आप उस पर फोकस करते रहें। आप इनको नोट कर लीजिए कि जो किसी भी वस्तु को दो समान भागों में बांट दे, सीमेट्री का मतलब होता है जो किसी वस्तु को, चाहे वो पेन हो या फिर जैसे कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, मैथ्स की बात कर रहे हैं तो हम मैथ्स की ही टॉपिक लेंगे। ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया और रेक्टेंगल, हार्ट शेप हो गया, तो इन सब, स्फीयर हो गया, इन सभी को दो बराबर भागों में बांटने वाले की कोई हम सीमेट्री कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सीमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं हम टेसिलेशन। टेसिलेशंस होती क्या है? टेसिलेशन होती है चौपड़। चौपड़ इसको हिंदी में कहते हैं, या फिर हम इसको
टाइलिंग भी कह देते हैं, चौपड़ या टाइलिंग इसका हिंदी में नाम है, लेकिन आप टेसिलेशन अंग्रेजी का नाम याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में याद करेंगे। अब टेसिलेशन या फिर चौपड़ का आखिर काम क्या होता है, तो इसके थ्रू जो हम क्या करते हैं 2D शेप और जो 3D शेप्स होती हैं उनकी नॉलेज दी जाती है। बच्चों को जो 2D और 3D शेप्स की नॉलेज ज्ञान कराया जाता है उन्हें कि 3D शेप कौन सी है और 2D शेप कौन सी है, किस तरीके के हम 2D शेप बनाएंगे और किस तरीके से हम 3D शेप बनाएंगे, तो उसकी नॉलेज जो है टेसिलेशन के थ्रू दी जाती है। टेसिलेशन के थ्रू दी जाती है। तो टेसिलेशन में सबसे पहले आता है अबेकस। अब अबेकस क्या चीज़ होती है, अबेकस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये एक इस तरीके की एक चीज़ होती है, इसके थ्रू क्या कौन कौन से ज्ञान कराए जाते हैं बच्चों को, ये देखिए। अबेकस को हिंदी में कहते हैं गिनतारा, इसका दूसरा नाम हिंदी में गिनतारा होता है। अब इसके थ्रू अबेकस के थ्रू बच्चों को क्या कराई जाती है, बेसिक काउंटिंग। बेसिक काउंटिंग मतलब कि बच्चों को 1 2 3 जो है काउंटिंग का नॉलेज दिया जाता है। जोड़ मतलब कि इसमें जो रोल्स है ना, इनको इस तरीके से जैसे 2 बोल दिया तो 2 को ऊपर खिसका दिया, कुछ इस तरीके से इनको खिसका खिसका करके ऊपर नीचे करवा करके जो बच्चों को इससे बेसिक काउंटिंग करवा दी। उसके बाद इससे जोड़, घटा और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान कराया जाता है। इसका उपयोग किन के लिए किया जाता है, इस अबेकस का मतलब गिनतारा का उपयोग जो है, जो बच्चे अंधे होते हैं मतलब कि दृष्टि बाधित होने, उनको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान कराने के लिए अबेकस का गिनतारे का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अबेकस का नॉलेज किया जाता है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, बेसिक काउंटिंग, जोड़ और घटा में ही जो हम अबेकस का प्रयोग करते हैं। बेसिक काउंटिंग, जोड़, घटा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में जो है अबेकस का उपयोग किया जाता है। इसका किसके लिए किया जाता है, दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित मतलब कि अंधे लोगों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है जियो बोर्ड है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया हमारा जियो बोर्ड। अब देखिए जियो बोर्ड क्या होता है, जियो बोर्ड होता है कुछ तरीके की इस तरीके की, इसमें कील सी लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जो जियो बोर्ड है इसमें देखिए यहाँ पर जो छोटी छोटी सी कीलें लगी हुई हैं, इस तरीके की कीलें लगी हुई होती हैं और इसमें एक जो रबर लिया जाता है या फिर एक धागा ले लिया जाता है और उसके थ्रू बच्चों को जो है 3D इसमें 2D शेप की नॉलेज दी जाती है। 2D शेप की, जैसे कि अभी यहाँ से ये इस तरीके से बच्चे को समझाया गया। इस तरीके से बच्चे ने उस रबर बैंड उसको इधर लिया, इधर से इधर लिया, इधर से इधर और इधर से इधर। तो यहाँ पर इन कीलों के चारों तरफ लगा दिया तो ये बन गया एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो बच्चे को 2D शेप की नॉलेज दी जाती है तो ये रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पर जैसे ये ट्राइंगल बना हुआ है और यहाँ पर अक्षर ज्ञान का भी नॉलेज दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी के अक्षर ज्ञान, ए बन गया ये हो गया बी। तो यहाँ इसी तरीके से जो बच्चों को 2D शेप की नॉलेज दी जाती है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो बेसिक ज्योमेट्री में, मतलब कि जो जियो बोर्ड है उसका उपयोग किया जाता है तो जियोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री में 2D शेप की नॉलेज दी जाती है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया और कुछ अल्फ़ाबेट की भी नॉलेज इसमें दी जाती है। इसमें सिर्फ 2D शेप की नॉलेज दी जाती है, 3D शेप की नॉलेज इसमें नहीं दी जाती है। तो ध्यान रहे जियो बोर्ड में सिर्फ 3D शेप की नॉलेज नहीं दी जाती, सिर्फ 2D शेप की नॉलेज दी जाती है, 3D शेप की नॉलेज नहीं दी जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको जियो बोर्ड भी बिल्कुल क्लियरली, आसान, एकदम शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। और इसका उपयोग भी हम किस में करते हैं, दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए, मतलब कि जिनको दिखाई नहीं देता उनको हम रबर बैंड देंगे और उससे कहेंगे बेटा 3D शेप, एक 2D शेप बना, और वो ट्रायंगल की, तो वो इस तरीके से कुछ इस तरीके से रबर बैंड को इधर लेगा, इस कील के फिर इधर लेगा, फिर इस कील के, तो इस तरीके से वो ट्रायंगल बनाएगा। अंधे बालक, दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आसानी से आपको समझ आया होगा जियो बोर्ड। नेक्स्ट है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा क्या होता है, देखिए जियोजेब्रा होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कुछ इस तरीके का, कंप्यूटर आधारित है। कंप्यूटर आधारित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें जो है 3D शेप और 2D शेप दोनों की नॉलेज बच्चे को दी जाती है और ज्योमेट्री शेप्स का ज्ञान कराया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए कुछ एक हेमीस्फीयर, मतलब कि अर्धगोला सा बना हुआ है कुछ इस तरीके का आधा, तो इसको हम जो बच्चों को इसमें 2D 3D दोनों तरह की नॉलेज दी जाती है। जैसे कि अगर इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो इसमें बच्चे को रेक्टेंगल बनवा दिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर बनवा दिया, सर्कल बनवा दिया, ट्राइंगल हो गया या फिर घन हो गया, क्यूब,
या फिर क्यूबॉइड, जो सभी की नॉलेज इस जियोजेब्रा में दी जाती है। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर या फिर फ़ोन आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू बच्चों को 2D और 3D शेप की नॉलेज दी जाती है। मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, यही आपके पेपर में आने वाला, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। अब आता है हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया जियोजेब्रा। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर तो आपने बचपन से देखा हुआ, कुछ इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है। अब इस ग्राफ पेपर में हमें किसकी नॉलेज दी जाती है? ग्राफ पेपर से जो है डेसिमल नंबर, यहाँ पर जैसे कि ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसी तरीके से इधर 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर इसमें किसका नंबर ज्ञान कराया जाता है? डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर का जो है ज्ञान ग्राफ पेपर से कराया जाता है। बस सिर्फ इसी का प्रयोग इसमें किया जाता है। डेसिमल नंबर का ज्ञान कराने के लिए हम सिर्फ ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो गया ग्राफ पेपर, आपको एकदम आसान कॉन्सेप्ट के साथ में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डॉट पेपर। देखिए डॉट पेपर क्या होता है? डॉट पेपर में जो है कुछ इस तरीके की डॉटेड होती हैं, पेपर होता है उसमें कुछ इस तरीके की डॉटेज होती हैं। अब बच्चे को इसमें जो है जियोमेट्री शेप और इंग्लिश अल्फ़ाबेट दोनों का ज्ञान किया जाता है, और इसके साथ में जो है डॉट पेपर का प्रयोग सिमेट्री पढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए इसको उपयोग किया जाता है, और इसके बाद में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी इसका उपयोग किया जाता है, और सीमेट्री पढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कैसे, अब मान लीजिए बच्चे से कहा कि बेटा रेक्टेंगल बना, तो इस तरीके से इनको मिलाएगा, फिर कुछ इस डॉटेड को मिलाते हुए इधर आएगा, फिर इस डॉटेड को मिलाते हुए ऊपर जाएगा, और फिर वापस इस तरीके से डॉटेड को मिलाएगा, तो ये हो गया रेक्टेंगल। अब बच्चे से कहा कि ट्राइंगल बनाओ बेटा, तो वो इस तरीके से इस डॉट को मिलाते ऐसे आएगा, फिर इस डॉट को मिलाते हुए ऐसे, फिर ऐसे, तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल बन गया। अगर बच्चे से कहा बेटा सर्कल बनाओ, तो वो क्या करेगा? इस तरीके से इसको मिलाएगा, कुछ इस तरीके से मिलाएगा, इस डॉटेड को मिलाते हुए इस डॉटेड को मिलाएगा, तो इस तरीके से ये सर्कल बन गया। और अगर बात की जाए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की, बच्चे से कहा गया बेटा ए बनाओ, तो वो क्या करेगा? ए बनाने के लिए इस डॉट से इस डॉट पे आएगा, फिर इस डॉट से इस डॉट में, और यहाँ से ये ए, इस तरीके से, तो यहाँ पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बन गया। अब बच्चे से कहा कि बेटा ई बनाओ, तो देखिए ई बनाने के लिए ऐसे करेगा, ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इन डॉटेड को मिलाएगा, और फिर ये देखिए यहाँ पर आसानी से ई बन गया। तो यहाँ पर जो डॉट पेपर का उपयोग किया जाता है, तो बच्चे को ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ाने के लिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज्ञान कराने के लिए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का ज्ञान कराने के लिए, और सीमेट्री पढ़ाने के लिए। अब बच्चे से कहा कि बेटा ये रेक्टेंगल, जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है, इस रेक्टेंगल को सीमेट्री बनाओ। अगर हम इसको, तो बच्चा क्या करेगा? इसको यहाँ से 2 बराबर भागों में बांट देगा डॉटेड से, कि ये लो, ये हो गया सीमेट्री, तो 2 बराबर भागों में बट गया। इसी तरीके से यहाँ से अगर ट्राइंगल को कट कर दे, तो ये भी 2 बराबर भागों में बट गया। ई की बात करें, इसको सीमेट्री को, ई को यहाँ से बीच से कट कर दे, तो ये सीमेट्री हो गई। इसी प्रकार ए को अगर यहाँ से बीच से काट दें, तो ये भी सीमेट्री 2 बराबर भागों में बट गया। तो डॉट पेपर का उपयोग किया जाता है ज्योमेट्री का शेप का ज्ञान कराने के लिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान कराने के लिए, और सीमेट्री पढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डॉट पेपर का। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने पेपर में, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, सेम यही डिट्टो आपके पेपर में छपने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेनग्राम। तो देखिए अब टेनग्राम से हमें क्या क्या नॉलेज दी जाती है वो सुनिए। पहले तो टेनग्राम से दी जाती है हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है एक तो टेनग्राम से, ठीक है। और इसके पिक्चर के माध्यम से, टेनग्राम क्या होता है? एक खिलौना होता है एक तरह का, इसमें पिक्चर्स होती हैं जिनके माध्यम से बच्चे में पहेलियाँ तथा खेल के माध्यम से जो इसमें सीखता है। अब देखिए टेनग्राम होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इमेज है मेरे पास में, तो यहीं पर देखिए इस तरीके का एक इमेज होता है टेनग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इमेज है, इसमें क्या होता है कि इस तरीके से आपस में जो इसके ऊपर फोल्ड हो जाती है, ये इसके ऊपर, मतलब कि एक दूसरी आपस में फोल्ड हो जाती हैं, इससे कोई भी शेप बना सकते हैं आप। इस टेनग्राफ में क्या होता है कि ये फिगर होती हैं कुछ इस तरीके की, जैसे ये फिगर है, ये फिगर, अलग अलग फिगर से ही आपस में जुड़ी हुई होती है। तो इन फिगर्स के माध्यम से जो क्या है कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, खेल खेल में, या फिर जो है पहेली के माध्यम से जो है बच्चा ज्योमेट्री शेप्स का नॉलेज के मतलब उसको हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है ज्योमेट्री शेप्स का नॉलेज, इसमें क्या होती है, इस तरीके से खेल खेल के माध्यम से होते हैं, पिक्चर के माध्यम से। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 7 फिगर होती है, ये जो सारी फिगर्स हैं
वो क्या है, 7 फिगर होती हैं, वो भी कैसी, ज्योमेट्रिकल। 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं, जिनमें होती हैं 5 तो होती है ट्राइंगल, 5 होती है ट्राइंगल होती हैं, एक होता है स्क्वायर और एक होता है इसमें पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर चतुर्भुज। अब देखिए 5 ट्राइंगल कौन से हैं, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल और चौथा, और ये रहा 5वां ट्राइंगल। तो ये तो हो गए 5 ट्राइंगल, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल, और यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और ये है पैरेललोग्राम। तो टोटल इसमें 7 फिगर होती हैं, जिनमें 5 ट्राइंगल होता है, एक स्क्वायर होता है और एक होता है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में ऐसे कैसे नोट कर लेना है, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है पक्का। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है टेनिग्राम से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने की, टेनिग्राम में से एक तो जो है इससे ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है। इसमें 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं, जिनमें 5 होती है ट्राइंगल, एक स्क्वायर होता है और एक होता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर जो है आपके टेसिलेशंस के जो मैंने आपको 6 चीज़ें बताई थी, 6 सारी की सारी आपके यहाँ पर क्लियर हो गई, जिनमें पहली थी अबेकस, दूसरी जियोबोर्ड, तीसरी जियोजेब्रा, चौथा ग्राफ पेपर, 5वां डॉट पेपर और छठा टेनिग्राम, जो कि ये वाला है अभी। तो यहाँ पर ये आपके टेसिलेशंस चौपड़ टाइलिंग कंप्लीट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो भाई यहाँ पर डाइंस ब्लॉक। अब देखिए डाइंस ब्लॉक क्या होते हैं। देखिए डाइंस ब्लॉक होते हैं कुछ तरीके की, इस तरीके की ये शेप्स होती है जो कि यहाँ पर इमेज में आपको दिख रही होंगी। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे से जो है डाइंस ब्लॉक को कुछ इस तरीके से जमवाया जाता है। खेल खेल में वो इस तरीके से जमाना शुरू कर देता है, और जब बच्चा इस तरीके से इनको जमा देता है शुरू में इस तरीके से, तो अगर हम इसको 2D में देखें तो 2D में ये शेप बन जाती है रेक्टेंगल की, और अगर 3D में इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाती है घनाभ, मतलब कि क्यूबॉइड शेप में इस तरीके की नजर आती है। तो इससे एक तो बच्चे को जो है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की विकास हो जाता है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का, और इससे जो है फ्रैक्शन भिन्न की भी नॉलेज दी जाती है। कैसे कि अब इसमें से बच्चे से कहा कि 4 शेप्स उनने इस तरीके से लगा दी, 4 शेप्स, ठीक है, 4 शेप्स हैं। अब बच्चे से कहा गया कि इसमें से 2 शेप्स अगर निकाल ली जाएं, जैसे कि एक शेप्स ये निकाल ली और एक ये निकाल लेते हैं हम, 2 शेप अगर निकाल ली, पूरा ही चला गया यार, दोबारा बनाते चलो, 1 2 3 और 4, यहाँ पर देखिए अब हो गया। अब इसमें बच्चे से कहा गया कि इसमें से हम 2 शेप्स निकाल लें, तो हमने ये 2 शेप्स ये वाली निकाल ली, इसमें से ये जो मैंने येलो कलर कर दी हैं, ये शेप्स अगर हमने इसमें से निकाल ली तो बचती हैं इसमें 2 शेप्स। तो बच्चे से कहा गया है कि 4 में से 2 निकाल ली, तो 2 को हमने ऊपर रख दिया और बची नीचे 4। तो इस तरीके से इसमें फ्रैक्शंस कितने में से निकाली, 4 में से कितने ब्लॉक निकाले, 2। तो इस तरीके से बच्चे को इसमें फ्रैक्शन की नॉलेज भी दी जाती है। तो एक तो हो गया इसमें फ्रैक्शन की नॉलेज दी जाती है, दूसरा इसमें से प्लेस वैल्यू की भी नॉलेज दी जाती है, तीसरा इससे जो है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, स्थानिक समझ बढ़ती है, स्थानिक समझ का विकास होता है। इस तरीके से इसकी नॉलेज दी जाती है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें होता है एक रूल, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के रूल का क्या मतलब होता है कि बोर्ड मास में से बी और ओ को काट दो तो बचता है डी, डिवीजन या फिर डिवाइड, एम से बचता है मल्टीप्लिकेशन, ए से बचता है एडिक्शन और एस से बचता है सब्सट्रैक्शन। मतलब कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्सट्रैक्शन, भाग, गुणा, जोड़ और घटा। तो इस तरीके से इसका बोर्ड मास का यूज किया जाता है। इसमें प्लेस वैल्यू का यूज किया जाता है डाइंस ब्लॉक के लिए, प्लेस वैल्यू को इसका यूज होता है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ती है, स्थानिक समझ का विकास होता है और फ्रैक्शन की नॉलेज इससे दी जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न। अब पैटर्न किस तरीके से फॉलो करते हैं, देखिए पैटर्न से क्या क्या होता है। पैटर्न से एक तो बच्चे में जो है मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इससे बच्चों में जो है क्रिएटिविटी आ जाती है, और इससे बच्चों में जो है लॉजिकल थिंकिंग
लॉजिकल थिंकिंग आती है, मतलब तार्किकता की सोच आ जाती है इससे बच्चों में। अब कैसे आएगी तार्किकता सोच, वो देखिए। देखिए बच्चे से मान ले एक पैटर्न बताया गया हमने कि पहले एक रेक्टेंगल है, उसके बाद एक स्क्वायर है, और उसके बाद एक ट्राइंगल है, इसके बाद फिर रेक्टेंगल आ गया, फिर सर्कल है। अब बच्चे से पूछा गया कि इसमें क्या आएगा, और यहाँ पर अगला क्या आएगा, तो बच्चे को तुरंत समझ आ जाएगा और वो बच्चा बता देगा कि पहले स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है। 3 शेप्स हैं, बच्चे ने गौर कर लिया, ध्यान से देख लिया। इसके बाद बच्चे ने दोबारा देखा कि यहाँ पर स्क्वायर आ गया, फिर सर्किल आ गया, और फिर बच्चे ने देखा कि यहाँ पर सर्किल के बाद में ट्राइंगल है, तो बच्चा इसको तुरंत बता देगा कि सर यहाँ पर जो है ट्राइंगल आएगा। तो इस तरीके से बच्चे में जो है पैटर्न को फॉलो करता है, और जब पैटर्न को इस तरीके से वो देखता है, पढ़ता है, तो उसमें मेंटल एक्टिविटी आती है, मतलब कि मानसिक विकास उसमें बढ़ता है। मानसिक विकास, मानसिक गतिशीलता जो उसमें रिलेटेड करती है। और जब बच्चा इसको खुद से करके सीखता है तो उसमें क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, मतलब निर्माण करने की क्षमता का विकास होता है, और उसमें लॉजिकल थिंकिंग, मतलब कि तार्किक सोच का भी विकास होता है। तो इस तरीके से, जैसे कि एक और नेक्स्ट जो हम पैटर्न लेते हैं, तो देखिए मान लीजिए एक पैटर्न ये है कि बच्चे से कहा गया कि एक ए है, ए के बाद में है स्क्वायर, ए स्क्वायर और सर्किल है, और फिर दोबारा आ गया ए। अब बच्चे से पूछा गया कि इसके बाद क्या आएगा, तो बच्चा फिर तुरंत सोच करके बता देगा कि यहाँ पर पहले ए है, उसके बाद स्क्वायर है, फिर सर्किल है, फिर दोबारा ए आ गया, तो बच्चा तुरंत बता देगा यहाँ पर आएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चा जो है इस पैटर्न को फॉलो करता है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न के से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, पेडागोजी भी आती है। तो पैटर्न, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझ आ गया। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो एक बार आप वीडियो को दोबारा जो है प्ले कर लें, वहाँ से दोबारा पीछा करके देख लें, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। मैंने आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा हूँ, और यही से आपको पेपर आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर ही आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स। शेप्स मतलब कि आकृति। अब आकृति से नॉलेज कैसे दी जाती है बच्चे को, बच्चे से पूछा जाता है कि 2D शेप्स कहती होती हैं, 3D शेप्स कौन सी होती हैं, तो उसकी नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम 2D शेप्स। अब देखिए 2D शेप्स में कौन क्या क्या होता है। 2D शेप्स वे शेप्स होती हैं जिनमें एक तो लंबाई होती है और दूसरी क्या होती है, चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई जिन शेप्स की होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, 2D शेप्स। लंबाई और चौड़ाई, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई किस किस की होगी। सर्कल है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई है, ये रही इसकी लंबाई और ये रही इसकी चौड़ाई बी। ट्राइंगल में भी लंबाई चौड़ाई, ये भी 2D शेप्स है। ओवेल, ये भी 2D शेप्स है। इसी तरीके से नीचे और भी शेप्स हैं, देखिए काफ़ी शेप हैं। स्क्वायर है, हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है, रोम्बस, पेंटागोन, हेक्सागोन, पतंग, ये सारी शेप्स हैं 2D, जिनकी अर्थात जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं। लंबाई और चौड़ाई जिसकी होंगी वो 2D शेप्स कहलाएंगी, जिनकी ऊंचाई नहीं होती, हाइट। 2D शेप्स जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो सर्किल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल, ऑक्टागोन, स्क्वायर, हेप्टागोन, काइट, पेंटागोन और रोम्बस, इन सभी की लंबाई और सिर्फ चौड़ाई ही होती है। इसलिए ये सारी शेप्स क्या होती हैं, 2D शेप्स होती हैं। तो आपसे कभी पेपर में पूछ लिया गया, ऑप्शंस में आ गया कि 2D शेप्स कौन सी हैं, तो 2D शेप्स में आपको ध्यान रखना है सर्किल है, रेक्टेंगल है, जिनको हम पेपर पर बना सकते हैं। ध्यान से देखना, वैसे भी हम पेपर पर बना सकते हैं 3D शेप्स को भी, लेकिन हमें उसमें बनाने में मेहनत लगती है। 2D शेप्स होती है, आसानी से बन जाती है, जैसे कि स्क्वायर तुरंत बन गया, रेक्टेंगल तुरंत बन गया। सर्किल की बात करें हम तो सर्किल देखिए तुरंत बन गया। इसी तरीके से पतंग की बात करें तो पतंग को हमने तुरंत बना दिया। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस देखिए कुछ इस तरीके का होता है, ये रोम्बस हो गया। इसी तरीके से अगर जो है ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल बन गया। तो जो शेप समय बनाने में कम समय लगता है और फिर साथ में, या फिर इनको ध्यान में मत रखना, आप तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई जिसकी होती है और जिसको साथ में बनाने में कम समय लगता है, वो क्या होती हैं, 2D शेप्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं 3D शेप्स पर। अब देखिए 3D शेप्स कौन कौन सी होती हैं। 3D शेप्स जिनकी एक तो लंबाई होती हो, दूसरी चौड़ाई भी होती है
और तीसरी चौड़ाई के साथ साथ में ऊंचाई भी होती है। वो क्या होती हैं? 3D शेप्स। अब देखिए यहाँ पर सिलेंडर है बेलन, इसकी लंबाई भी है कुछ, ठीक है, चौड़ाई भी है इसकी कुछ, लंबाई इस तरीके से, चौड़ाई इस तरीके से, और इसकी ऊंचाई भी है। तो ये क्या हो गया? 3D शेप्स है। इसी प्रकार क्यूब है, क्यूबॉइड है, पिरामिड है, शंकु है और ट्राइएंगुलर प्रिज्म, त्रिशंकुआकार, शंकुआकार प्रिज्म। तो इन सभी में क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उन्हीं को हम 3D शेप्स कहते हैं। 3D शेप्स जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वे होती हैं 3D शेप्स। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा होगा। आप इनको नोट कर लीजिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ कि वे शेप जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं वे 3D शेप्स कहलाती हैं। और फिर उदाहरण में लिख लीजिए, सिलेंडर बेलन, क्यूब घन, पिरामिड क्यूबॉइड घनाभ, कोन शंकु और ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब कि शंकुआकार प्रिज्म। मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ते हो वो लैंग्वेज में आप नोट्स कर लो। तो ये हो गई आपकी 3D शेप की नॉलेज। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। और अगर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक नया आया, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन होता क्या है? समुच्चयन। जैसे कि जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो चीज़ों को जोड़ते हैं, दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे ही हम एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए दो पेन और दो पेन को जोड़ेंगे हम तो ये कितने हो जाएंगे? 4 पेन। तो यहाँ पर जब हमने चीज़ों को जोड़ा है तो चीज़ें को जोड़ने को ही हम क्या कहेंगे? एग्रीगेशन। तो चीज़ों को जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। तो समुच्चयन कहते हैं इसे जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं, केवल दो चीज़ों को, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उन्हें हम एग्रीगेशन, समुच्चयन कहते हैं। यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जब दो पेन और दो पेन को जोड़ेंगे तो 4 पेन हो जाता है। इसी तरीके से जब दो सिक्के और दो सिक्के को जोड़ेंगे तो 4 सिक्के हो जाते हैं। दो सिक्के और दो सिक्के को जोड़ेंगे तो 4 सिक्के हो जाते हैं। तो इस तरीके से यही आपका एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है। आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाएगा कुछ इस तरीके से कि एग्जाम्पल आ जाता है कि दो पेन या फिर कोई भी और चीज़, दो पुस्तक प्लस दो पुस्तक, दो पुस्तक प्लस दो पुस्तक, ये किसका उदाहरण है? आपको नीचे दे दिया होगा ऑप्शंस में, कई सारे ऑप्शंस है, क्लासिफिकेशन का है, एडिक्शन का है, एग्रीगेशन का है। तो वहाँ पर आपको जब एग्रीगेशन दिखे तो आपको सिर्फ एग्रीगेशन पर टिक कर देना है, वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट है ऑगमेंटेशन। अब देखिए ऑगमेंटेशन क्या होता है? जब एक चीज़ को बढ़ाया जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है, एक वस्तु इसमें रखी हुई है, इस पात्र में, ठीक है, कोई वस्तु रखी हुई है, और यहाँ पर है दूसरे पात्र में कोई कम वस्तु। अब ये पात्र में इतनी सी वस्तु और हमें चाहिए ये कुछ ज़्यादा, हमें चाहिए यहाँ तक वस्तु और पात्र में है सिर्फ यहाँ तक वस्तु। अब हम इसमें कोई चीज़ जो है फुल भरी हुई है इस पात्र में, तो हम इसमें से इसमें डाल देंगे तो ये पात्र यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा। तो मतलब कि जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं हम ऑगमेंटेशन, संवर्धन कहेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर एक नीचे एक इमेज देखिए, ये है दूध में पानी मिलाने वाली इमेज। यहाँ पर इस बर्तन में दूध है और इसमें से हम इसमें पानी डाल रहे हैं, वाटर, ठीक है, पानी मिला रहे हैं। तो यहाँ पर अभी दूध का लेवल यहाँ तक है, तो जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो ये लेवल बढ़ जाएगा ऊपर तक। तो इसी तरीके से जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है, तो हम जब दूध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ हम दूध को ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी थोड़ी बढ़ रहा है उसमें, पानी तो दूध में बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ क्या चीज़ रही है? दूध बढ़ रहा है। तो इसलिए जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे हम कहेंगे ऑगमेंटेशन, संवर्धन कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़, जब एक चीज़ को बढ़ाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे ऑगमेंटेशन, संवर्धन कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं और आगे
तो यहाँ पर आपकी आज की क्लास ख़त्म हो गई है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको मैथ्स पेडागोजी की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो भी मेरी वीडियो आए उसको आप कंप्लीट वॉच कर लीजिए। आपको सीटेट की किसी भी टॉपिक की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।